हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, आज गोल्डमैन सैक्स ने एक भविष्यवाणी की है हमारे मार्केट्स के बारे में और उनका कहना है कि निफ्टी 20,000 के लेवल को टच करेगा एक साल के अंदर। और उनका लॉजिक क्या है? लॉजिक है कि हमारी कंपनीज आने वाले टाइम में 15 to 17% के रेट से ग्रो करेंगी। तो क्या निफ्टी 20,000 के लेवल पर जाएगा, ये मैं आपके जजमेंट पे छोड़ देता हूं और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में जाएगा। दोस्तों, अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर जो कि अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है, अगर हम कंपेयर करें पिछले मार्च से इस मार्च एंड तक, तो हम पाएंगे कि हमारी निफ्टी ने करीब उसका रिटर्न करीब फ्लैट रहा। बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिव में रहा 4 से 5% और निफ्टी करीब 1-1.5% डाउन रहा। लेकिन अगर ज़्यादातर लोगों के रिटेल और रॉबिनहुड्स के पोर्टफोलियो को देखें तो उसमें तो काफ़ी लॉसेस दिख रहे हैं। कई लोगों ने मुझे मैसेज किया, कमेंट सेक्शन पे पोस्ट किया कि उनके 20-30% जो है लॉसेस में चल रहे हैं। तो इंडेक्स कहीं भी जाए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रॉडर मार्केट में क्या हो रहा है, ज़्यादातर स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं कि नीचे जा रहे हैं। तो गोल्डमैन सैक्स से पहले मॉर्गन स्टैनली ने भी इंडिया की रेटिंग को इक्वल वेट करार दिया था। गोल्डमैन सैक्स ने जो है बैंकिंग सेक्टर को ओवरवेट करार दिया। उन्होंने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर में जो है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए। दोस्तों, आपने सुना होगा ओवरवेट और इक्वल वेट, इसका क्या मतलब होता है? अगर किसी स्टॉक की रेटिंग ओवरवेट है तो मतलब ये हुआ कि इंडेक्स में, जिस भी इंडेक्स का वो पार्ट है, उसमें उसकी जितनी रेटिंग है उससे ज़्यादा आपको अपने पोर्टफोलियो में उसका वेटेज देना है। तो अगर इंडेक्स में उसका वेट 3% है तो आपके पोर्टफोलियो में उसका वेट 5% होना चाहिए। अगर इक्वल वेट है तो अगर इंडेक्स में उसका वेट 3% है तो आपको 3% देना है, और अंडर वेट है तो अगर इंडेक्स में उसका वेट 3% है तो आपको उससे कम देना है। तो मॉर्गन स्टैनली ने इंडिया को, जो उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है दुनिया भर में, उसमें इंडिया को इक्वल वेट की रेटिंग दी है। और गोल्डमैन सैक्स ने जो है बैंकिंग सेक्टर को ओवरवेट की रेटिंग दी है, यानी कि बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करो। लेकिन हम थोड़ा समझते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में एफआईआईज ने क्या किया, किन सेक्टर में। पहले हम देखते हैं कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में एफआईआईज ने किन सेक्टर्स में ज़्यादा खरीदारी की, ज़्यादा बिकवाली की, किन स्टॉक्स में ज़्यादा खरीदारी की और बिकवाली की। अगर हम इसे जानेंगे और समझेंगे तो हमें एक आइडिया लगेगा कि आगे के टाइम में उन सेक्टर्स या स्टॉक्स में क्या हो सकता है। तो आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा, गोल्डमैन सैक्स ने यह कह दिया कि बैंकिंग सेक्टर में ओवरवेट रही है। लेकिन आईटी के बाद अगर सबसे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग की है एफआईआईज ने, तो वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में ही की है। और मैं आपको जो है बिल्कुल डिटेल में दिखाता हूं कि किस सेक्टर में किस तरीके की उन्होंने बाइंग सेलिंग की और उसके बाद उस सेक्टर में कितना राइज या फॉल हमें देखने को मिला। तो इस डेटा को ध्यान से देखिए। अगर इसमें आप देखिए तो सबसे ज़्यादा उन्होंने सेलिंग कहाँ की? आईटी में की है। 48,000 करोड़ की उन्होंने आईटी सेक्टर में सेलिंग की। और अगर आप देखिए तो एक साल में उसका इंडेक्स का जो प्राइस 21% गिरा। तो क्लियरली दिखाता है कि एफआईआईज की सेलिंग की वजह से आईटी में इतनी गिरावट हुई। इसके बाद अगर आप देखिए जो सबसे ज़्यादा सेलिंग की, जैसा कि मैंने बताया, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में की। और अगर हम प्राइवेट बैंक और निफ्टी बैंक को देखें तो वहाँ पर हमें गेन ज़रूर दिख रहा है, लेकिन हेवी सेलिंग उसमें की गई। ऑफ कोर्स देखिए क्या होता है कि जब आप सेलिंग करते हैं किसी सेक्टर में तो सारे स्टॉक्स में तो नहीं करते हैं। हो सकता है जो हेवी वेट्स हैं उन पर उन्होंने सेलिंग नहीं की या उनमें थोड़ी बाइंग कर ली तो इंडेक्स तो संभला रहा। लेकिन आप देखिए सेलिंग की फिगर बहुत बड़ी है। नंबर 2 पे जो उन्होंने सेलिंग की है बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर पे की है। इसके बाद आप देखिए उन्होंने जो दूसरी बड़ी जो सेलिंग की है वो है ऑयल एंड गैस में। 33,000 करोड़ की उन्होंने ऑयल एंड गैस में सेलिंग की है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ऑयल एंड गैस में रिलायंस भी आता है और इसी वजह से रिलायंस का स्टॉक भी 52 वीक के लो पे
चल रहा है। और मैंने कल के वीडियो आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से रिलायंस में एक नई डीमर्जर या रिस्ट्रक्चरिंग की एक्सरसाइज चल रही है, और उसका पर्पस, मेजर पर्पस ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि इसीलिए हो रहा है कि ताकि उसका स्टॉक ज़्यादा ना गिरे, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके स्टॉक्स में एफआईआई सेल कर रहे हैं। तो अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग कहाँ हो रही है दोस्तों? तो सबसे ज़्यादा अगर बाइंग कहीं हो रही है तो वो हेल्थ केयर में हो रही है। दोस्तों यहाँ पर मैंने हेल्थ केयर और फार्मा को क्लब कर दिया है, क्योंकि एफआईआईज़ की फिगर में सिर्फ हेल्थ केयर मेंशन था, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसमें फार्मा भी इंक्लूडेड रहा। तो सबसे ज़्यादा जो है बाइंग अगर हुई है तो हेल्थ केयर में हुई है 16,095 करोड़ की। दोस्तों आप जानते हैं इस सेक्टर पे हम हमेशा से बुलिश रहे हैं, और इसी वजह से हमारे पोर्टफोलियो में हमने काफ़ी ज़्यादा वेटेज हेल्थ केयर को दिया था। तो इसके बाद अगर आप देखिए तो एफएमसीजी में भी आप देखिए 16,077 करोड़ की उन्होंने बाइंग की है। और दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से आईटीसी भाग रहा है और बाकी के अच्छे अच्छे सेक्टर्स को वो आउट परफॉर्म कर रहा है। इसके बाद आप देखिए कैपिटल गुड्स की जो कंपनीज़ हैं, जिसमें इंजीनियरिंग की कंपनीज आती हैं, उनमें भी काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। ऑटो में भी काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। ज़्यादातर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा कि जहाँ पर एफआईआईज़ बाय कर रहे हैं वो सेक्टर ऊपर जा रहा है, और जहाँ पर वो सेल कर रहे हैं वहाँ पर वो नीचे जा रहा है। तो अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देखें तो वो आता है एफएमसीजी, और एफएमसीजी के बाद आता है कैपिटल गुड्स, उसके बाद आता है ऑटो, और इन तीनों में आप देखिए एफआईआई की स्ट्रॉन्ग बाइंग है। और अगर हम सेलिंग की बात करें तो आईटी जो है मीडिया के बाद वो वर्स्ट परफॉर्मर है, और सबसे ज़्यादा सेलिंग उसी में हुई है। आप नीचे के रोज को देखिए, वहाँ पर आपको क्लियर कट वो कोरिलेशन दिखता हुआ मिलेगा कि एफआईआई सेल कर रहे हैं और सेक्टर नीचे जा रहा है। तो इन सेक्टर्स से हमें क्या, तो इसमें से अगर हमें पैसा लगाना हो तो कौन सा सेक्टर ज़्यादा अच्छा लगता है? तो दोस्तों मैं लगातार आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जब जब रिस्क बढ़ता है तो हमें डिफेंसिव सेक्टर्स में जाना चाहिए। अगर आप एक साल पहले डिफेंसिव सेक्टर्स में गए होते तो डेफिनेटली उसका आपको फ़ायदा मिला होता। और जैसा कि मैं बार बार आपके साथ शेयर करता हूं कि हमारा पोर्टफोलियो आज भी प्रॉफिट में है, और रिसेंट टाइम्स में जो भी हमें गिरावट देखने को मिली उसमें भी वो प्रॉफिट में रहा, क्योंकि ज़्यादातर जो हमने स्टॉक्स पिक किए थे वो डिफेंसिव सेक्टर्स के थे, एफएमसीजी के थे और आपके हेल्थ केयर के थे। साथ में हमने और भी कुछ सेक्टर्स को इंक्लूड किया था, लेकिन मेजरली डिफेंसिव में हमारा ज़्यादा फोकस था। तो अगर आप आईटी सेक्टर को देखें, आईटी सेक्टर में इतनी गिरावट हो गई, इतनी सेलिंग हो गई, क्या इसका बॉटम बन गया? मुझे तो अभी नहीं लगता है कि आईटी सेक्टर का बॉटम बना है, क्योंकि पास्ट में भी जब जब रिसेशन की न्यूज़ आई है तो हमें 50 से 60% की गिरावट इस सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिली है। आईटी सेक्टर में मैंने हमेशा आपसे शेयर किया है कि एक ही स्टॉक हमारा पिक है और वो है टीसीएस, और देखिए अभी भी वो स्टॉक खड़ा हुआ है अपने लेवल पर, और अगर आप उसकी ईयरली रिटर्न भी देखेंगे तो वो एक तरीके से अभी भी पॉजिटिव में ही है। तो अब आइए थोड़ा हम इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करते हैं कि किन किन स्टॉक्स में उन्होंने रीसेंट टाइम्स में ज़्यादा बाइंग की और सेलिंग की। और ये दोस्तों डेटा थोड़ा लेट आता है, तो इसमें दिसंबर क्वार्टर तक का ही फिगर है। तो हम इसे इस तरीके से एनालाइज करेंगे कि दिसंबर तक कितनी एफआईआईज़ ने बाइंग की या सेलिंग की वो हम देखेंगे, और उसके बाद अगले 3 महीने में वो शेयर ऊपर गया या नीचे गया। तो अगर वो शेयर वहाँ पर उस दौरान बाइंग हुई और करेंट 3 महीने में वो शेयर ऊपर रहा, इसका मतलब वो बाइंग कंटिन्यू हो रही है। लेकिन अगर वहाँ पर बाइंग हुई और उसके बाद पिछले 3 महीने में हमें वहाँ पर स्टॉक प्रेशर में दिख रहा है, तो इसका मतलब कि उन्होंने पंप एंड डंप करके अब वो एग्जिट कर रहे हैं। तो ये हमें डेटा को देखकर वो एक अंदाज़ा सा लगेगा। तो अगर हम बात करें एफआईआईज़ के जो फेवरेट सेक्टर क्या रहे, और वन सेकेंड दोस्तों, ये जो है दिसंबर क्वार्टर का है, तो एफआईआईज़ की जो बड़ी बाइंग किन किन स्टॉक्स में रही? एक्सिस बैंक में रही। तो एक्सिस बैंक में उन्होंने करीब 9,561 करोड़ की बाइंग की, और देखिए इनमें एक्सिस बैंक में एफआईआईज़ का 50% स्टेक। तो इसमें आप देखिए कि अब इस क्वार्टर में करीब
8.67 की गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है, 8.67%। तो दिसंबर तक उन्होंने इतनी बाइंग की, स्टॉक चढ़ा भी, लेकिन उसके बाद अब लगता है इसमें सेलिंग हो रही है। तो बैंक का ये एक बड़ा स्टॉक है इंडिया का और उसमें सेलिंग हो रही है। अगर आप यस बैंक में देखिए, यस बैंक में 6,341 करोड़ की बाइंग की दिसंबर क्वार्टर में, और उसका स्टेक, एफआईआई का स्टेक उस दौरान उन्होंने 12% से 23% कर दिया, डबल कर दिया अपना स्टेक। लेकिन अब देखिए क्या हो रहा है, 29% गिरावट हुई है अगर हम जनवरी से अभी तक का देखें। इसके अलावा LTI माइंडट्री जो नई कंपनी मर्जर होकर बनी है, उसमें करीब 6,081 करोड़ का उन्होंने पैसा लगाया, और उसके बाद जो है अब देखिए इसमें 11% का राइज हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक फॉलोअप बाइंग भी होती हुई स्टॉक में हमें दिख रही है। इसी तरीके का पैटर्न हम देखना चाहते हैं अगर हमें स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। अगर L&T की बात करें तो उसमें करीब 3,238 करोड़ की उन्होंने बाइंग की, और स्टॉक अभी 8% अप है जनवरी से अभी तक। इसी तरीके से HCL टेक की बात करें तो उसमें उन्होंने 3,164 करोड़ की बाइंग की, और 6% स्टॉक अभी अप है। अगर फाइनेंस की बात करें तो देखिए श्रीराम फाइनेंस, इसमें उन्होंने अपना स्टेक को बढ़ाया, 37% से बढ़ा के 48% कर दिया, 3,000 करोड़ की उसमें बाइंग की, लेकिन अब देखिए स्टॉक 7% डाउन है पिछले 3 महीने में। इसी तरीके से एक और फिनटेक की कंपनी है PB फिनटेक, जिसमें उन्होंने 2,135 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, और अब देखिए अभी पिछले महीने में उसमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तरफ वो कहते हैं हम बैंकिंग और फाइनेंस में ओवरवेट है, दूसरी तरफ अभी यहाँ पे धड़ल्ले से उसमें सेलिंग चल रही है, अभी भी चल रही है, और लगातार पूरे साल उन्होंने सेलिंग की है। और अगर हम सेलिंग की बात करें, किन किन स्टॉक्स में उन्होंने ज़्यादा सेलिंग की दिसंबर क्वार्टर में, तो नंबर 1 पे आता है इन्फोसिस। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, IT सेक्टर में एफआईआई सेलिंग कर रहे हैं, तो इन्फोसिस में उन्होंने सेलिंग की, और अब दिसंबर के बाद उसमें 6.5% की हमें गिरावट देखने को मिली। RIL रिलायंस, इसमें उन्होंने सेलिंग की, और अब देखिए 10% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। बजाज फाइनेंस, इसमें भी उन्होंने सेलिंग की, और 12% का हमें इसमें फॉल देखने को मिल रहा है। वंस अगेन आप देखिए, बजाज फाइनेंस स्टॉक है, लेकिन वो उसमें सेलिंग कर रहे हैं, इधर कह रहे हैं बैंक और फाइनेंस में आप ओवरवेट रही है। एशियन पेंट रिटेल का बहुत फेवरेट स्टॉक है, उसमें भी उन्होंने सेलिंग की, और अब देखिए अभी भी सेलिंग चल रही है, 8% स्टॉक गिरा हुआ है। TCS में भी उन्होंने सेलिंग की है, लेकिन स्टॉक फ्लैट है, यानी कि ऐसा लगता है कि वापस से उसमें बाइंग आ रही है। NDTV, इसमें आप देखिए उन्होंने सेलिंग की है, स्टॉक 45% डाउन है। टाटा मोटर्स, इसमें आप देखिए कि सेलिंग की गई थी, लेकिन अब लगता है उसमें वापस से बाइंग आ रही। तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने बाइंग की और सेलिंग की तो वो एक लॉन्ग टर्म उनका जो है विजन हो उस स्टॉक या सेक्टर में, उसके बाद वो क्या करते हैं वो भी देखना ज़रूरी होता है। तो अगर इस लिस्ट में से हम देखें तो इसमें से कौन से स्टॉक मुझे पसंद है, तो मुझे इसमें सिर्फ TCS ही एकमात्र ऐसा स्टॉक दिखता है जो मुझे पसंद है। इसके अलावा शायद कुछ हद तक मैं L&T को भी पिक कर लूं। उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर बात करें तो FIIs DIs ने टोटल कितनी बाइंग सेलिंग की। दोस्तों हम जानते हैं कि FII सेल कर रहे हैं, DIs बाई कर रहे हैं। तो अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर में हम देखें तो DIs ने 2.53 लाख करोड़ यानी कि 2.5 लाख करोड़ की बाइंग की है, और उनकी बाइंग से ही मार्केट संभला रहा। अगर हम इसको कंपेयर करें उससे पिछले साल यानी कि FY22 से, तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है। FY22 में वो 2.21 लाख करोड़ की उन्होंने बाइंग की थी। अब देखिए इतनी बाइंग की फिर भी मार्केट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा, 1-8% ही ऊपर नीचे देखने को मिला। तो ये किस तरीके की बाइंग करते हैं, कहाँ करते हैं कि ना तो लोगों के पोर्टफोलियो पॉजिटिव में जा रहे हैं, ना इंडेक्स ऊपर जा रहा है, तो क्या बाइंग करते हैं मेरी तो समझ से बाहर है। अगर हम FIIs की बात करें तो FIIs ने ऑफ कोर्स दे आर सेलर्स, तो उन्होंने करीब 40,000 करोड़ की पिछले फाइनेंशियल ईयर में सेलिंग की है, और ये कम है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। पिछले साल उन्होंने करीब 1.4 लाख करोड़ की जो है सेलिंग की थी।
तो ऐसा लगता है कि ये कम भी सेलिंग करते हैं तो मार्केट गिर जाता है, और वो इतनी बाइंग करते हैं तो भी मार्केट नहीं चढ़ता। तो क्लियरली एक हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है कि DIIs की जो बाइंग बढ़ रही है वो सस्टेन्ड लेवल पर है, और FIIs की जो है सेलिंग घट रही है, उसमें स्लो डाउन आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अभी भी जो है वो नेट बायर बनते हुए नहीं दिख रहे हैं। बीच बीच में ज़रूर वो बायर बन जाते हैं। अगर हम पिछले साल को देखें, अगर पिछले मार्च से इस मार्च अप्रैल तक अगर हम कंपेयर करें, तो 7 महीने, करीब 12 महीने में से 7 महीने FIIs सेलर रहे, और जिन जिन महीनों में उन्होंने अच्छी बाइंग की, मार्केट में हमें अच्छी रैली देखने को मिली। अब ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है, तो इसमें अभी तक वो नेट बायर हैं, सेलिंग भी कर रहे हैं, तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं। अब क्या ये एक पंप एंड डंप स्कीम है या एक जेन्युइन बाइंग इंटरेस्ट है, ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। लेकिन ग्लोबल सिचुएशन को अगर हम देखें तो वहां पर अभी भी खतरे बने हुए हैं। जो खतरे आज से 3 महीने पहले थे वो आज भी हैं, और इसमें से एक बैंकिंग क्राइसिस का एक नया जो है खतरा भी ऐड हो गया है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरा व्यू यही है कि हमें डिफेंसिव स्टॉक्स में रहना चाहिए, फाइनेंशियल स्टॉक से जितना हो सके हमें दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, क्या आप गोल्डमैन सैक्स के इस व्यू से एग्री करते हैं कि निफ्टी 20,000 लेवल को क्रॉस करेगा? ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों, आज हम मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। RBI की पॉलिसी आने वाली है, और तब तक हमें वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या होता है। कल के वीडियो में मैंने शेयर किया था कि अभी क्या ट्रेड बनते हैं। अगर आप कल का वीडियो आपने देखा होगा तो मैंने आपसे कहा था कि कोई भी ट्रेड जो है इस लेवल पर नहीं बनता है। हम देखना चाहेंगे कि प्राइजेस थोड़ा नीचे आए, ब्रेकआउट हो, और तब हम बुलिश साइड पे शॉर्ट टर्म पे ट्रेड लें। और मैंने आपसे एक बैंक निफ्टी का ट्रेड भी शेयर किया था, आप चाहें तो उसको जाकर रेफर कर सकते हैं, वो अभी भी होल्ड कर रहा है। अगर हम ट्रेंड की बात करें दोस्तों, तो अभी तक मैं आपसे ये कहता आया हूँ कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमारा बेयर है, और ये एक शॉर्ट टर्म की बुल रैली है, और इसी ट्रेंड को हमने कैच करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब आज हमारे एल्गोज ने निफ्टी में बाय सिग्नल दे दिया है, 17,465 के ऊपर बाय सिग्नल दे दिया है। बैंक निफ्टी अभी भी सेल मोड में चल रहा है। तो ये निफ्टी का जो बाय सिग्नल हमारे एल्गोज ने दिया है, मैं अभी इसको जो है थोड़ा इसमें कन्विंस्ड नहीं हूँ, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी सेल चल रहा है, निफ्टी में बाय चल रहा है, और निफ्टी बिना बैंक निफ्टी के निफ्टी कितना चढ़ेगा, कहाँ तक जाएगा। तो इसलिए मैं इसको लेकर बहुत ज़्यादा भी एक्साइटेड नहीं हूँ। मुझे इसका कंफर्मेशन लेना है, और बैंक निफ्टी में भी उसी तरीके का सिग्नल लेना है। तो अगर बैंक निफ्टी में भी एक बाय का सिग्नल आता है या कोई और लेवल आता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिलहाल आज के वीडियो में मैं ऑप्शन चेन की एनालिसिस और OI की एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। कल हम दोबारा इसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि वहां से हमें क्या क्लूज मिलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।